फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर 2023 के पहले पेपर को, जो कि रहता है आपका शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध और नवाचार। ये आपका 50 नंबर का पेपर रहता है और इसमें आपको समय मिलता है सॉल्व करने के लिए पेपर को 2 घंटे का। पेपर को 2 घंटे में आपको सॉल्व भी करना है। तो ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है और 2023 से पहले आपका 2022 हो गया, 2021 हो गया, 2020 हो गया, 19 हो गया, 18 हो गया, 17 हो गया और 16। इन सभी वर्षों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको इसी चैनल पर सॉल्व करा दिए गए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट बनाकर आपको दे दी गई है। अब आपको ये तो पता ही होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बहुत बड़ी संख्या में जो क्वेश्चन है वो प्रत्येक सेमेस्टर की परीक्षाओं में रिपीट हो जाते हैं। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज़ है वो लगातार आपके लिए दी जा रही है। और तो अगर आपने अभी तक प्रीवियस क्लासेस को अटेंड नहीं किया तो पिछली क्लासेस को देखने के लिए आपको तुरंत चैनल पर विजिट करना है। वहाँ पर यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की P/Q की जो प्लेलिस्ट है उसमें चेक कर लेना, सभी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। और दोस्तों, आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जो कि ऑब्जेक्टिव रहेगा। प्रश्न संख्या 1 है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक और छात्र ये निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो ये जो परिभाषा है वो किसकी है? ठीक है, अगर आपसे मूल्यांकन की परिभाषा लिखने के लिए बोला जाए तो आप ये डेफिनेशन आसानी से बता सकते हैं कि शिक्षण मूल्यांकन वह प्रक्रिया है। ठीक है, मूल्यांकन की परिभाषा आपसे पूछी जाए तो आप बता सकते हैं कि भैया मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक और छात्र ये निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इसी को मूल्यांकन कहते हैं। तो ये जो परिभाषा है वो क्रॉनबेक की है। किसकी? क्रॉनबेक की, आपको ध्यान रखना है। मूल्यांकन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शिक्षक और छात्र ये निर्णय कर लेते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं, ये क्रॉनबेक ने कहा। ठीक है, बढ़ाएं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने स्क्रीन पर है। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान कौन से हैं? तो शिक्षण उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव, व्यवहार परिवर्तन, ये सभी यहाँ पर मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी मूल्यांकन प्रक्रिया के उद्देश्य हैं, सोपान हैं। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं सभी। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 3 है, प्रायोगिक मूल्यांकन क्या होता है? जो प्रैक्टिकल मूल्यांकन होता है, प्रैक्टिकली वो क्या होता है, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो प्रायोगिक मूल्यांकन क्या होता है? इतिहास और नागरिक शास्त्र में होता है, विज्ञान, भूगोल और कृषि में होता है, या फिर दर्शन शास्त्र, इनमें से सभी में। तो जो प्रायोगिक मूल्यांकन होता है यानी कि जो प्रैक्टिकल की तरह होता है आपका, वो विज्ञान, भूगोल और कृषि यानी कि एग्रीकल्चर में होता है। ठीक है, बाकी इतिहास में प्रायोगिक मूल्यांकन नहीं होता है, दर्शन शास्त्र में भी नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर। उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाता है शिक्षण नीतियों, युक्तियों का, पाठ्यक्रम का, मूल्यांकन प्रणाली का, मूल्यांकन उपकरणों का। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण नीतियों एवं युक्तियों का। ठीक है, शिक्षण नीतियों एवं युक्तियों का उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 का राइट ऑप्शन ए। ठीक है, बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 यहाँ पर पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि बचाओ निदान का उच्चतम स्तर है, बचाओ निदान का उच्चतम स्तर है। ठीक है, ये कथन है, ये कथन किसका है? ये रॉस का है। किसका है? ये रॉस का कथन है। आपको ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर लगाना है। बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने स्क्रीन पर है। क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या होता है? तो समस्या भी हमारी, हल भी हमारा, ये क्रियात्मक शोध का मूल आधार है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर लीजिए, ऑप्शन बी। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 7 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार क्या है? ठीक है, तो अभिक्रमित अनुदेशन हो गया, खुली कक्षा कक्ष हो गया, टोली सम कक्षा कक्ष हो गया, ये सारे के सारे जो है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है। तो प्रयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने स्क्रीन पर है और प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर यहाँ पर देख लीजिए। प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में मुख्य नवाचार माना जाता है। ठीक है, जो प्रार्थना स्थल की गतिविधियाँ होती है उस मुख्य नवाचार क्या होता है? क्या ड्रम होता है, क्या संगीत होता है, या भी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ड्रम और संगीत दोनों। ठीक है, ये नवाचार है। प्रार्थना स्थल की जो गतिविधियाँ होती हैं प्रार्थना स्थल पर, उसमें ड्रम और संगीत का यूज़ करना, ये नवाचार, ये भी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। बढ़ा अगले प्रश्न क्यों। प्रश्न संख्या 9, इसमें पूछा गया कि रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य इनमें से नहीं है। सेवा करना, स्वास्थ्य में वृद्धि, मातृत्व का विकास, परीक्षाओं की तैयारी कराना। तो जो रेड क्रॉस सोसाइटी होती है परीक्षाओं की तैयारी नहीं कराती है। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे यही पूछा गया कि उद्देश्य नहीं है,
तो रेड क्रॉस सोसाइटी का ये वाला उद्देश्य नहीं है, बाकी ये तीनों उद्देश्य हैं। ठीक है, बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 बताइएगा, मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु क्या होता है? तो मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होगा आपका विद्यार्थी, स्टूडेंट्स जो होता है मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ब्लूप्रिंट क्या है? ये बार बार आपसे पूछ जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट क्या है? तो ये प्रश्न पत्र की आधारशिला है। ठीक है, प्रश्न पत्र निर्माण की ये आधारशिला है। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला क्या है? ब्लूप्रिंट है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 12 है, सामुदायिक सहभागिता में नवाचार क्या है? ठीक है, क्या एनसीसी है, क्या स्काउटिंग है, या रेड क्रॉस है, या फिर उपरोक्त सभी है? तो सामुदायिक सहभागिता में ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो नवाचार की श्रेणी में आ जाती हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक, प्रश्न संख्या 13 है, ब्लूम टैक्सोनॉमी कब विकसित की गई थी? तो ब्लूम टैक्सोनॉमी सन 1956 में विकसित की गई थी, रख लेना आपको याद। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या की 14 आपके सामने स्क्रीन पर, मापन का सामान्य सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मापन का सामान्य सिद्धांत जो है वो मैथ से रिलेटेड है। ठीक है, किसी भी चीज़ को हम मेजरमेंट करते हैं तो वो मैथ से ही रिलेट करते हैं, यानी कि गणित से संबद्ध है, गणित से ही उसका जुड़ाव है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 15, मूल्यांकन क्या होता है? तो मूल्यांकन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह से होता है, यहाँ पर आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आपका जो मूल्यांकन होता है ये मात्रात्मक भी हो जाता है और गुणात्मक भी हो जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। इसके बाद आ चुके हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि अब अति लघु उत्तर प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ से। तो इसी बात पर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। और प्रश्न संख्या 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, विश्वसनीयता को परिभाषित कीजिए। तो विश्वसनीयता का शाब्दिक अर्थ है विश्वास करने की सीमा से, अतः विश्वसनीय परीक्षण वह परीक्षण है जिस पर विश्वास किया जा सके। यदि किसी परीक्षण का प्रयोग बार बार उन्हीं छात्रों पर किया जाए और वे छात्र बार बार समान अंक प्राप्त कर सके तो परीक्षण की विश्वसनीयता कहा जाएगा। परीक्षण कैसा होगा? विश्वसनीय होगा, यहाँ पर रख लेना आपको याद। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आ चुका है आपका अगला प्रश्न संख्या 17, क्रियात्मक शोध को परिभाषित कर दीजिए। तो क्रियात्मक शोध ऐसा अनुसंधान है जो कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने और समाधान हेतु किया जाने वाला शोध है। प्रश्न संख्या 18, परीक्षण से आखिर आप समझते क्या? तो परीक्षण वह मानकीकृत परिस्थिति है जिससे व्यक्ति का प्रतिदर्श व्यवहार निर्धारित होता है। अर्थात जब हम परीक्षण का प्रयोग करते हैं तब हम इस बात का निश्चय करना चाहते हैं कि एक विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत व्यक्ति ने क्या सीखा है। इसके बाद प्रश्न संख्या 19 है, मापन के 4 स्तरों के नाम लिखिए। तो मापन के 4 स्तर कौन से हैं? नामित स्तर, किरमित स्तर, अंतरित स्तर, अनुपातिक स्तर। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में पूछा जा सकता है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 20 है, एनसीईआरटी के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा लिख दीजिए। तो एनसीईआरटी ने मूल्यांकन को किस तरह से परिभाषित किया, आप देख लीजिएगा कि छात्रों के व्यवहार में विद्यालय के द्वारा लाए गए परिवर्तनों के विषय में प्रभावों के संकलन और उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। इसी के साथ प्रश्न संख्या 21 है, निर्माणात्मक और योगात्मक मूल्यांकन में 2 अंतर बताइए। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन किस तरह से होता है? निर्माणात्मक मूल्यांकन लगातार प्रतिपुष्टि के लिए सहायक होता है, जबकि योगात्मक मूल्यांकन सबसे अंत में होता है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा निर्माणात्मक मूल्यांकन में क्या होता है? बच्चे ने कितना ज्ञान ग्रहण किया है ये जानने के लिए किया जाता है। ठीक है, जबकि योगात्मक मूल्यांकन में क्या होता है? योगात्मक मूल्यांकन वर्ष में केवल 2 बार होता है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने स्क्रीन पर है। सॉरी, यहाँ पर जो पॉइंट 3 है, निर्माणात्मक मूल्यांकन में उद्देश्य अधिगम को बढ़ावा देना है। ठीक है, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या? अधिगम को बढ़ावा देना है, जबकि योगात्मक मूल्यांकन का मूल्यांकन जो है वो परिणाम पर आधारित होता है, यानी कि रिजल्ट पर आधारित होता है। ठीक है, जो आपका रिजल्ट तैयार किया जाता है वो योगात्मक मूल्यांकन का ही परिणाम होता है। प्रश्न संख्या 22 और आपका प्रश्न संख्या 22 में आपसे पूछा गया कि दक्षता आधारित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? तो दक्षता आधारित मूल्यांकन एक कठोर प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य शिक्षार्थी के ज्ञान, कौशल और क्षमताओं को मापना और नामित करना है। शिक्षा के दक्षता आधारित मूल्यांकन का उद्देश्य कौशल के साथ साथ विभिन्न योग्यता स्तर को परिभाषित करना है। इसके बाद प्रश्न संख्या 23 आपके सामने स्क्रीन पर है, ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन के उद्देश्यों का वर्गीकरण कीजिए। तो ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन के उद्देश्य कौन कौन से हैं? विचारों या कार्य की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेने की क्षमता, और ऑप्शन 2 आपका निष्कर्ष निकाल सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं, छात्र तर्क कर सकते हैं। इसके अलावा प्रश्न संख्या 24 आपके सामने स्क्रीन पर है, साक्षात्कार से क्या आशय है बताइए। तो यहाँ पर आगे बताया गया है
सामान्य अर्थ में साक्षात्कार से तात्पर्य एक व्यक्ति के द्वारा अन्य व्यक्ति से वार्तालाप के द्वारा उसकी योग्यता, ज्ञान आदि की जानकारी प्राप्त करना ही इंटरव्यू कहलाता है। प्रश्न संख्या 25 आपका, इसमें आपसे पूछा गया है कि उत्तम परीक्षण किसे कहते हैं और उत्तम परीक्षण की 2 विशेषताएं बताइए। तो उपकरण यदि सार्थक और प्रमाणिक तथा उस पर देश, काल तथा परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ता तो उसे उत्तम परीक्षण कहा जाता है। उत्तम परीक्षण की विशेषता होती हैं वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता। ठीक है, ये यहाँ पर आपको लिखना है। एक आगे वस्तुनिष्ठता भी होती है। ठीक है, उत्तम परीक्षण की विशेषता। और इसके बाद प्रश्न संख्या आपका अगला आ चुका है, और प्रश्न संख्या अगला आपका 26 नंबर का प्रश्न। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि क्रियात्मक शोध के प्रमुख उपकरणों के नाम। तो अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, रेटिंग स्केल और केस स्टडी, ये क्रियात्मक शोध के प्रमुख उपकरण होते हैं। प्रश्न संख्या 27 आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि शिक्षा में नवाचार से क्या अभिप्राय है। तो नवाचार से तात्पर्य है किसी उत्पाद, प्रक्रिया, सेवा में थोड़ा या बहुत बड़ा परिवर्तन लाने से नवाचार के अंतर्गत कुछ नया और उपयोगी तरीका अपनाया जाता है। नवाचार का अर्थ तंत्र का सारथी माना जाता है। प्रश्न संख्या 28 आपके सामने स्क्रीन पर, सामुदायिक सहभागिता से क्या तात्पर्य है। तो सामुदायिक सहभागिता लोगों द्वारा भलाई के लिए किसी ऐसे कार्यक्रम की योजना बनाने, उसका कार्यान्वयन करने और निरीक्षण करने के लिए सक्रिय रूप से भाग लेना सामुदायिक सहभागिता है। प्रश्न संख्या 29 आपका, सतत और व्यापक मूल्यांकन से क्या आशय है। तो सतत मूल्यांकन जो अध्ययन अध्यापन के साथ साथ चलता रहता है, और व्यापक मूल्यांकन में विद्यार्थी के व्यक्तित्व के सभी पक्ष संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक और व्यवहारात्मक को शामिल किया जाता है। इसके अलावा यहाँ आगे बताया गया है, आगे प्रश्न संख्या 30 आपके सामने स्क्रीन पर है। मापन और परीक्षण में कोई एक अंतर लिख दीजिए। तो मापन क्या होता है। मापन का क्षेत्र व्यापक रूप से विभिन्न मनोवैज्ञानिक शोध कार्यों में किया जाता है। मापन का संबंध केवल भौतिक गुणों से होता है, जबकि परीक्षण क्या होता है। परीक्षण का प्रयोग स्वयं उपकरण के रूप में किया जाता है। ये मापन की पूर्व की संक्रिया से संबंधित होता है। ठीक है, मापन से पहले किया जाता है परीक्षण, ठीक है, उसके बाद मापन। तो यहाँ तक आपके जो प्रश्न है वो 30 कंप्लीट हुए अति लघु उत्तर प्रश्न। इसके बाद जो लघु उत्तर प्रश्न, इसके लिए आपको अलग से क्लास दी जाएगी। इसी बात पर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।